मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। नमस्कार, मैं मोहम्मद शाहरुख सकलैनी और आज हमारे साथ मौजूद है हमारी एक खास मेहमान जिन्हें किसी तारीफ या परिचय की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उन्हें बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी दिव्या गंगवार के नाम से जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दिव्या जी से बातों का सिलसिला। दिव्या जी, बातों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमारा न्यूज नेटवर्क आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वेलकम और इस्तकबाल करता है। दिव्या जी, एक सवाल उठता है बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां एक तरफ दर्जनों की तादाद में सपा के प्रबल दावेदार लाइन में खड़े हुए थे, लेकिन आपको सपा का टिकट देना एक कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है। फिर पार्टी किस तरीके की रणनीति रही थी आपको टिकट देने के पीछे? देखिए, ये टिकट हर कोई मांग सकता है क्योंकि हमें लोकतंत्र में अधिकार मिला हुआ है, लेकिन जो हमारा पार्टी वर्कर जो है, जो हमारे लोग हैं, मेहनत भी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके लिए ज़रूरी होता है फिर बुनियादी ज़मीन को मजबूत करना है ना। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझ पर भरोसा जताया क्योंकि बैकग्राउंड देख करके जो 40,000 वोट हमारे साथ खड़ा हुआ है वो बहुत महत्व रखता है। उन्होंने जब वोट देखा और मेरा बैकग्राउंड, जो फैमिली बैकग्राउंड देखा, दोनों ही चीज़ें थी, और मेरा जो हार्ड वर्क उन्होंने 5 सालों का देखा, क्योंकि बहुत रिकॉर्ड उनके पास था। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इतना रिकॉर्ड वहाँ पर होगा। उन्होंने सारा देखा, उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि कौन ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है, कौन जमीनी स्तर पर मजबूत है, जनता किसके साथ दिखाई दे रही है। जी, कौन ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है, कौन हवा में बातें कर रहा है, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारा रिकॉर्ड है विद फोटोज़। तो इसलिए मुझे लगता है शायद उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, भरोसा किया। अच्छा, बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र का इस बार का जो चुनावी माहौल है वो त्रिकोणीय महासंग्राम देखने को मिल रहा है। ऐसे में क्या लगता है, क्या आप इस बार के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, अपने पिता स्वर्गीय डॉक्टर परशुराम की तरह ऐतिहासिक जीत का खिताब अपने नाम दर्ज कर पाएंगे? हाँ नहीं, क्योंकि मैं आपने त्रिकोणीय बोला, लेकिन मैं सिर्फ त्रिकोणीय नहीं बोलूँगी, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी का मुकाबला सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी से है, और भारतीय जनता पार्टी के कामों से लोग इतना अच्छा, आप इस चीज़ को मानती हैं कि आपका मुकाबला इस बार जो है विधानसभा में वो भाजपा से है? हाँ बिल्कुल, मैं नहीं, लोग ही मानते हैं भाई, क्योंकि जो आवाज़ आती है उससे ही पता चलता है। तो भाजपा से मुकाबला है, और क्योंकि कैंडिडेट मजबूत नहीं है, ये आप भी मानते हैं। दिव्या जी, कहीं ना कहीं एक चीज़ देखने में ये भी आ रही है कि अनीस अहमद खान और फूल बाबू जो हैं बसपा से प्रत्याशी हैं, तो उनके साथ भी एक बड़ा जनसैलाब देखने को मिल रहा है। जैसे कि मुस्लिम समुदाय का ले लीजिए, कुर्मी समुदाय ले लीजिए, गंगवार ले लीजिए, तो बड़ा जनसैलाब उनके साथ देखने को मिल रहा है। फिर आप भारतीय जनता पार्टी से ही क्यों टक्कर मानती हैं? नहीं, उनके साथ कहाँ जनसैलाब है, आप बताइए। क्योंकि हम जहाँ निकलते हैं या उनके साथ फोटोज़ आप देखिए, या हम वो मीटिंग्स करते हैं, आप उसमें देख लीजिए। कई मरतबा लोगों ने मना किया। आज आपका ताज़ा प्रूफ इस बात का है कि आज हमारे कॉम्पिटिटर अनीश जी के कोठी के पीछे ही रात कार्यालय खुला है, और क्योंकि आज तक इतिहास है ये, उनके घर के पास दूसरे प्रत्याशी का कार्यालय नहीं खुला है, उनकी कोठी के पीछे ही कार्यालय खुला है, और वो भी हमारा मुस्लिम भाई तंजीफ है, उसने अपने घर में खोला है। वो कहने लगा आप परमिशन दो या ना, तो मुझे खोलना है तो खोलना है। और रात आप जोश इतना था लोगों में कि रात हम बहुत लेट हो गए थे, कल ही उसका उद्घाटन हुआ है। तो ये जो अब इस वक्त जो ये लड़ाई है, जो हमारी इस वक्त राजनीतिक लड़ाई है, तो वो बहुत युवा जो है, शिक्षित वर्ग इस वक्त पार्टिसिपेट कर रहा है, नया वोटर जो है, तो उसमें ये बात निकल कर आ रही कि वो देख चुके हैं कई सालों से उनका शोषण होता रहा है। तो इसलिए मुझे सीधा सीधा मुकाबला भाजपा से लगता है, और भाजपा का कॉम्पिटिटर जो हमारा है वो मजबूत प्रत्याशी नहीं है। अच्छा दिव्या जी, अगर आपको आपकी विधानसभा की जनता अपनी विधायिका चुन लेती है, तो आप अपनी जनता के लिए, विधानसभा की जनता के लिए, खास तौर से अब हम युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं के लिए जिनकी प्रतिभाएं ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखा जाए, जिनकी प्रतिभाएं दबकर रह जाती हैं कहीं ना कहीं साधन की कमी की वजह से, अगर आपको जनता मौका देती है, विधायिका चुन लेती है, तो आप किस तरह के अहम कदम उठाएंगी साधनों को पूरा करने के लिए, युवाओं की प्रतिभाओं को उभारने के लिए? हाँ, ये बहुत सही जवाब है। जैसे हम लोग निकलते हैं बाहर फील्ड में, तो कई बार हमने देखा जो हमारे यहाँ नहरें हैं, नहरों में बहुत बच्चे स्विमिंग करते दिखते हैं, तो हम लोग बोलते थे कि अगर इन्हें थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। आपने भी देखा होगा गर्मी में बहुत बच्चा और इतनी अच्छी स्विमिंग करता है कि दूर तक निकल जाता है। तो हम आपस में बात करते हैं कि अगर इन्हें थोड़ा सा भी एक स्विमर एक निकाल दिया जाए, उसे थोड़ा सा सहयोग आर्थिक मिल जाए, तो शायद वो हमारे ज़िले का नाम रोशन कर सकता है। तो एक मेरी ये प्रायोरिटी रहेगी कि मतलब आने वाले समय में हम स्पोर्ट्स को
मेरा लगाव बहुत रहा है स्पोर्ट्स में और आज भी फर्स्ट अच्छा, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का काम होगा? नहीं, बढ़ावा तो देखिए हर फील्ड में कोशिश करेंगे, जैसा ऊपर से वो मिलता है आपको करने के लिए काम। लेकिन स्पोर्ट्स में है जो प्रतिभाएं हमारे यहाँ हैं बहुत दबी हुई हैं, लेकिन बहुत प्रतिभावान युवक पड़ा हुआ है उसके लिए। और बाकी मेन काम जो है नौकरी, क्योंकि रोजगार देना जिम्मेदारी सरकार की है, तो ये युवाओं के लिए है। बाकी एक जो डिमांड है उनकी स्टेडियम की, उसे पूरा करने का काम करेंगे। आगे किसानों की तो है ये बहुत। दिव्या जी, आपसे आखिरी और सबसे अहम सवाल, बीते 5 सालों में विपक्ष में आपको किस तरह की खामियां नजर आई हैं, और आप अगर विधायिका बन जाती हैं तो उन खामियों पर किस तरह को खत्म किया जा सके? खामियां तो इतनी अगर गिनाऊं तो मैं सारी उंगलियां कम पड़ जाएंगी। अभी आपके पेपर के माध्यम से बताती हूँ, 5 साल में उन्होंने एक भी सवाल बीसलपुर विधानसभा का सदन में नहीं उठाया। क्या आपको ज़रूरत नहीं थी किसानों की आवाज़ उठाने की? क्या आपको ज़रूरत नहीं महसूस हुई जो हमारा युवा बेरोजगार घूम रहा है? क्या आपको ज़रूरत महसूस नहीं हुई यहाँ सड़कें जो गड्ढा मुक्त कही गई थी? आप रामलीला देख लीजिए, आप डिग्री कॉलेज वाला रोड देख लीजिए। क्या आपको सांडों की समस्या नज़र नहीं आ रही थी? बहुत सारे मुद्दे थे जो उन्होंने नहीं उठाए, सब बहुत बड़ी खामी ये रही है। और जब अभी आप देखेंगे 4.25 साल के बाद पूरी टाइम आप सत्ता में रहे, उसके बाद अब 4.25 साल बाद आवाज़ बुलंद करते हो कि सांड बहुत हैं। सांडों द्वारा इतनी हत्याएं हमारे कृषक बंधुओं की गई, उनकी आवाज़ को भी उन्होंने नहीं उठाया कि उनके लिए कुछ मुआवजा दिलवाने का काम था। वीकनेस इतनी, मुझे लगा विधायक को ज़रूरत नहीं लगा। आज वो घर घर जा कर के बीमारी में भी वोट मांग रहे हैं, क्योंकि पिछले साल ये आलम था कि उनकी गाड़ियाँ खड़ी रहती थी, वो कहते थे मेरे पास खुद वोट चल कर आता है। लेकिन आज उन्हें अपना किला जो है दरकता महसूस हो रहा है। बेशक उनका बेटा है, लेकिन सब कुछ उन्हीं का ही चल रहा है। बहुत बड़ी वीकनेस है उनकी है। दिव्या जी, जब अभी आपने जब सड़कों की बात कर ही ली है, तो इससे मेरे जहन में एक सवाल पैदा हुआ कि आप भी अभी निकलती हैं, रैलियां अभी निकली थी हाल ही में, और आप जनसंपर्क लगातार बनाए हुए हैं, तो जब आप जाती हैं तो देखती हैं कि सड़कों की दुर्दशा जैसी फैली हुई है। इस पर क्या क्या कुछ रहेगा, क्या कदम उठाए जाएंगे आपके द्वारा जब आप विधायिका बनती हैं? हाँ, देखिए, पहले मैंने सबसे पहले अपने लोगों से वादा करा है स्टेडियम का और सड़कों का उद्धार कराने के लिए। कृषकों की आवाज़ तो लगातार उठानी ही है, क्योंकि मैं खुद किसान परिवार से हूँ। लेकिन रामलीला रोड जो है डिग्री कॉलेज रोड है, क्योंकि युवा साथी बहुत सारे कोचिंग वाले बच्चे आए इकट्ठे होकर के, कहें कि वहाँ साइकिल से जब वो जाते हैं, कई बार गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, चोट लगती है। तो 2 प्रायोरिटी ये बहुत मेन है बीसलपुर के लिए, रामलीला वाला रोड और डिग्री कॉलेज वाला रोड। और बाकी स्टेडियम तो है ही है, जो मैं प्रॉमिस कर चुकी स्टेडियम के लिए, वो जैसे भी होगा उसे करना ज़रूर है, क्योंकि अपने प्रॉमिस करने से पीछे नहीं हटती हूँ। तो सड़कों का उद्धार बहुत जल्दी आपको दिख जाएगा, क्योंकि पहले ये जो एक शब्द में बोलना चाहूँगी ना, कमीशन, क्योंकि 70% लिया जाता है, 30% रोड में लगता है। अब देखिए आप 90 का 90% लगेगा, 10% अगर किसी अदरवाइज को चाहिए तो ले जाओ, लगे 90% पूरा सड़कों पर लगेगा। तो इससे अगर बचना होगा तो अखिलेश जी से सबके पास विकल्प है, और उन्होंने बदलाव लाना पड़ेगा सबको। दिव्या जी, आपसे बात करके हमें काफ़ी अच्छा लगा, और हम आशा करते हैं भविष्य में भी आप हमारे दर्शकों इसी तरह की बोलना। धन्यवाद।